Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. We are doing the revision on orders of CPC. So in yesterday's lecture we have completed about order 11 तक हमने complete कर लिया था, that is up to discovery and inspection. So in today's lecture I'm going to discuss with the interim orders. Interim orders or the interlocutory orders. So first of all, interim order या interlocutory orders कौन से होते हैं? These are the orders that are passed by the court during the pendency of a suit or proceeding. ऐसे ऑर्डर्स जो कोर्ट पास करती है जब एक सूट पेंडिंग होता है या प्रोसीडिंग, जो फाइनली डिटरमाइन नहीं करती है सब्सटैंटिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज को इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। ये सिर्फ इसलिए किए जाते हैं सो दैट टू असिस्ट द पार्टीज टू द सूट इन द प्रोसिक्यूशन फॉर देयर केस और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पासिंग these interim orders or interlocutory orders? These are made in order to assist the parties. ये क्या करते हैं? ये parties को assist करते हैं in the suit or the prosecution of the case or for the purpose of the protection of the subject matter of the suit. So in CPC some interim orders are there. So the interim orders कौन से आपको sections में कौन से orders कौन सी provisions जो हैं interim orders से deal करती हैं? So first of all, if we see, number of provisions are there. First one is that is commissions. So commissions is dealt under section 75 to 78, deals with the power of the court to issue commissions, and जो detailed उसकी provisions दी हुई हैं that is given in order 26. तो order 26 में हमें उसकी detailed provisions दी हुई हैं. Second is arrest before judgment. This is dealt under order 38. Attachment before judgment, this is also given under order 38 में दिया हुआ है. Temporary injunctions, this is dealt under order 39. Receiver, this is dealt under order 40. And security for cause, this is dealt under order 25. तो इंटरिम ऑर्डर्स को कैसे समराइज किया जा सकता है? कमीशन दैट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 26 एंड 75 टू 78 में डील करता है विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशन. अरेस्ट बिफोर द जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, दिस इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 38. टेम्परेरी इंजंक्शंस, दिस इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 39. रिसीवर ऑर्डर 40 एंड सिक्योरिटी फॉर कॉज, सो दिस इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 25. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो कमीशंस देखते हैं. So if we talk about commissions, see as a general rule जो evidence होता है witness का, whether he is the party to the suit or not, that should be taken in the open court. वो हमेशा open court में लिया जाना चाहिए and that should be tested by the cross examination. So inability to attend the court on the grounds of sickness, infirmity or detriment to the public interest may justify the issue of commission. तो अगर इनएबिलिटी है कोर्ट को अटेंड करने की ग्राउंड्स के ऊपर, सिकनेस, इन्फर्मिटी और डेट्रीमेंट, दैट इज डेट्रीमेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, देन जस्टिफाई हो सकता है कमीशन को इशू करने के लिए. तो द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन, कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास कि कोर्ट रिलैक्स कर सकती है द रूल ऑफ अटेंडेंस इन कोर्ट व्हेन द पर्सन जिसको एग्जामिन करना है एज अ विटनेस, अगर वो रिजाइड कर रहा है बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और एनी अदर ग्राउंड दैट द कोर्ट थिंक्स सफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल कोई विटनेस है जो पर्दा नशीन वुमेन है जो जल्दी से पब्लिक के सामने नहीं आती है, दैट कैन बी एग्जामिन्ड एज कमीशन, उसको कमीशन के थ्रू एग्जामिन किया जा सकता है. बट जो ये पावर है दिस शुड बी एक्सरसाइज्ड वेरी कॉशियसली. एंड सेक्शन 75 टू 78 जो है वो डील करते हैं विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशंस एंड डिटेल्ड प्रोविजंस आर गिवन इन ऑर्डर 26. So if we see if you read section 75 from the BEREC, this says that कि कोर्ट में इशू कमीशन ऑन सर्टेन पर्पसेस. कोर्ट जो है कमीशन को इशू कर सकता है कुछ पर्पसेस के लिए. तो व्हाट आर दोज पर्पसेस? टू एग्जामिन विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए, टू मेक पार्टीशन, टू होल्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टू कंडक्ट सेल or to perform a ministerial act. So for certain purposes the court has a power to issue commission under section 75.
So the court may issue the commission for the examination on interrogatories or otherwise of the person in certain circumstances. That is dealt under Rule 1 to 8 of the Order 26 में जो कि हमें दिया हुआ है. तो कोर्ट अब द पर्सन जिसको एग्जामिन करना है, अगर वो रिजाइड कर रहा है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट जुरिस्डिक्शन एंड इट एग्जाम्प्टेड अंडर सीपीसी फ्रॉम अटेम्प्टिंग द कोर्ट, या फिर वो सिक है, इन्फर्म है, अनेबल टू अटेंड द कोर्ट, या फिर इफ ही इज रिजाइडिंग बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इफ ही इज अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड कोर्ट के ओपिनियन में, ठीक है, अगर उसकी अटेंडेंस जो है दैट वुड बी डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस, इफ ही इज रिजाइडिंग आउट ऑफ इंडिया एंड द कोर्ट इज satisfied that is evidence is necessary, तो इन केसेस में कोर्ट जो है कमीशन को इशू कर सकता है either suo motu or on the application of the party to the suit or of the witness to be examined. So these are the cases in which the court can issue commission that is given under to examine witnesses, that is dealt under Rule 1 to 8. तो फॉर नंबर ऑफ पर्पसेज जो सेक्शन 75 तो हमें ये बताता है कि कौन से पर्पसेज के लिए कमीशन को इशू किया जा सकता है, बट उसका जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 26. तो ऑर्डर 26 के रूल्स जो हैं लाइक टू मेक फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन रूल 9 to 10 में प्रोसीजर दिया हुआ है, अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए रूल 11 and 12 में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, पार्टीशन के लिए रूल 13 and 14 में प्रोसीजर इज गिवन, फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रूल 10A में प्रोसीजर इज गिवन, फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर रूल 10C द प्रोसीजर इज गिवन. तो देयरफॉर प्रोसीजर इज गिवन अंडर किसमें दिया हुआ है आपको ऑर्डर 26 में. सो दिस इज द फर्स्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दैट इज गिवन अंडर सीपीसी. So second one is that is order 38 deals with attachment before judgment and arrest before judgment. See, generally a creditor having a claim against the debtor has first to obtain a decree against him and फिर उसको वो execute करवा सकता है अरेस्ट करवा के या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके इन एग्जीक्यूशन अंडर द प्रोविजंस जो भी हमें ऑर्डर 21 में दी हुई है. तो अगर कोई क्रेडिटर है, अगर उसको डेटर के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कोर्ट से डिक्री ऑब्टेन करेगा, देन ही विल एग्जीक्यूट द डिक्री ईदर बाय अरेस्टिंग हिम और बाय अटैचिंग हिज प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन अंडर ऑर्डर 21. बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो क्रेडिटर है वो कोर्ट को मूव कर सकता है फॉर द अरेस्ट ऑफ द डेटर और फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इवन बिफोर द जजमेंट. तो यही हमें ऑर्डर 38 में दिया हुआ है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो क्रेडिटर है वो अरेस्ट करवा सकता है डेटर को इवन बिफोर द जजमेंट, और ही कैन ऑल्सो अटैच ही कैन ऑल्सो हैव द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन बिफोर द जजमेंट. So what is the object behind this order? The object is to enable the plaintiff to realize the amount of decree if one is eventually passed in favor and to prevent any attempt on the part of the defendant to defeat the execution of such decree that is passed against him. So first of all, what is given is where defendant may be called upon to furnish security for appearance. तो जो ग्राउंड्स हैं वो हमें रूल 1 में दिए हुए हैं. दिस सेज अगर कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे सेटिस्फाइड हो जाती है बाय एफिडेविट या फिर अदरवाइज कि डिफेंडेंट जो है वो डिले करने के लिए या कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट or is about to abscond or leave the local jurisdiction of the court or has disposed of or removed from the local limits of the jurisdiction of the court his property or any part thereof, या फिर defendant is about to leave India under circumstances that is affording reasonable probability that plaintiff will and may thereby be obstructed or delayed in the execution of any decree. तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट वहां पे इशू कर सकती है वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है एफिडेविट से या अदरवाइज दैट डिफेंडेंट, ठीक है, डिले करने के लिए प्लेंटिफ के सूट को या अवॉइड करने के लिए हैज एब्सकॉन्डेड या हैज लेफ्ट या इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड, हैज डिस्पोज्ड ऑफ रिमूव्ड, कि उसने कोई पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया है, इज अबाउट टू लीव द इंडिया सो दैट की जो प्रोसीजर है वो डिले हो सके एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री. सो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट
to show cause why he should not furnish security for his appearance. Further, this says that defendant shall not be arrested. Defendant को arrest नहीं किया जाएगा if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant. अगर वो कोई भी सम जो स्पेसिफाइड है वारंट में अगर वो उसको पे कर देता है टू सेटिस्फाई द प्लेंटिव्स क्लेम देन द डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड एंड जो ऐसा सम है दैट शैल बी हेल्ड इन डिपॉजिट बाय द कोर्ट until the suit is disposed of or until the further orders of the court. एंड ऐसा सम जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट किया जाएगा जब तक कि सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता या फिर until द कोर्ट जब तक फर्दर ऑर्डर्स को नहीं पास कर देती है. Rule 2 deals with security. This says अगर डिफेंडेंट फेल कर गया to show such cause to the court. तो रूल 1 में what we have studied is कि डिफेंडेंट को cause शो करना होगा कि why he should not furnish security for his appearance. So this says अगर डिफेंडेंट फेल कर गया to show such cause the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance at any time when called upon while the suit is pending and until the satisfaction of any decree that may be passed against him in the suit. So if the defendant fails to show cause तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो कोर्ट में या तो मनी डिपॉजिट करवाए या कोई और प्रॉपर्टी जो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए क्लेम को ठीक है वो कोर्ट में जो है और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एट एनी टाइम when the suit is pending or until the satisfaction of the decree. So the he should have उसको ये सारी चीज़ें करनी होंगी इनमें से कुछ भी अगर वो फेल कर जाता है तो or in regard to the sum which may have been paid by the defendant under the proviso to the last preceding rule. This further says that every surety for the appearance of the defendant shall bind himself. जो श्योरिटी वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाएगा वो उसको बाइंड करेगी इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपीयरेंस टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडेंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट. अगर वो डिफॉल्ट करता है अपीयरेंस में टू पे कि वो इतनी सम ऑफ मनी पे करे विच द डिफेंडेंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट. नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज. So if some person has given surety for the defendant, अगर किसी पर्सन ने कोई श्योरिटी दी है डिफेंडेंट पे ऐसा नहीं है कि वो कभी डिस्चार्ज नहीं कर सकता. तो श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट किसी भी टाइम पे वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जिस टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन दैट ही बिकेम इन विच ही बिकेम सच श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन. ऐसी एप्लीकेशन देने के बाद तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट समन करेगी डिफेंडेंट को टू अपीयर if it thinks fit may issue a warrant for his arrest in the first instance. So court shall summon the defendant या फिर कोर्ट को अगर लगता है court will issue a warrant of his arrest. On the appearance of the defendant in pursuance of the summons or warrant or on his voluntarily surrender या फिर अगर वो voluntarily surrender कर देता है then the court shall direct the surety to be discharged from his obligation. तो कोर्ट जो है श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देगी उसके ऑब्लिगेशन से एंड शेल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी एंड द कोर्ट विल आस्क द डिफेंडेंट कि वो फ्रेश सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट में दैट ही मस्ट प्रोवाइड द फ्रेश सिक्योरिटी टू द कोर्ट. So what will be the procedure where defendant fails to furnish security or find fresh security? अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है where to comply with any order that we have seen under rule 2 or rule 3 तो कोर्ट क्या कर सकती है what are the consequences of this? The court may commit him to the civil prison. तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में डाल सकती है until the decision of the suit जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है सूट का और where a decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied. This further says that no person shall be detained in prison. किसी भी पर्सन को प्रिजन में डिटेन नहीं किया जाएगा in any case for a longer period than 6 months. This says no person shall be detained in prison under this rule in a longer period than 6 months. So maximum कितना दिया हुआ है 6 months and और maximum है 6 weeks अगर जो अमाउंट है या वैल्यू है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट की अगर वो 50 रुपीज से एक्सीड नहीं करती है तो ही कैन बी डिटेन्ड इन द प्रिजन फॉर अ लॉन्गर मैक्सिमम 6 months. अगर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का इफ दैट डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज तो मैक्सिमम उसको 6 weeks के लिए ही प्रिजन में रखा जा सकता है.
This further says that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा प्रिजन में अंडर दिस रूल अगर उसने जो है कंप्लाई कर लिया है ऑर्डर के साथ. नेक्स्ट इज अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. दिस सेज वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, अगर सूट के किसी भी स्टेज पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द डिफेंडेंट विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल, कि वो डिस्पोज करने वाला है होल या एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी को, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द इट कि वो या तो सिक्योरिटी कोर्ट में फर्निश कराए in such sum as may be specified in the order to produce and place at the disposal of the court when required, and when property or value of the same, the said property or value of the same or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the decree or to appear and show cause why he should not furnish security. So first rule 1 to rule 4 में what we have studied is arrest before judgment. कब एक डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाया जा सकता है जजमेंट के पहले. रूल 5 फर्दर ऑन डील्स विद अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कि कब एक प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जा सकता है बिफोर द जजमेंट. तो दिस इज अगर किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है लाइक वी हैव सीन इन रूल 1 बाय एफिडेविट और अदरवाइज, कि डिफेंडेंट जो है ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और या डिले करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ द एनी डिक्री को दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, कि वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है होल या एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट, कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द इट ईदर टू फर्निश सिक्योरिटी, या तो वो सिक्योरिटी फर्निश करवाए, या फिर ठीक है वो और मे बी टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड व्हेन रिक्वायर्ड द सेड प्रॉपर्टी और द वैल्यू देयरऑफ, या फिर वो कोर्ट में अपीयर हो एंड कॉज शो करे कि व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी. द प्लेंटिफ शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू देयरऑफ. If any attachment is made without complying with the provisions of sub-rule 1, ऐसी attachment क्या होगी? Such attachment shall be void. तो attachment where cause not shown or security not furnished. अगर cause नहीं शो किया डिफेंडेंट ने या सिक्योरिटी नहीं फर्निश की, अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है विद इन द टाइम जो भी कोर्ट ने फिक्स किया है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की गई है या पोर्शन देयर ऑफ as appears जो भी कोर्ट को सफिशिएंट लगता है that to satisfy any decree may be passed in the suit, कि उसको अटैच किया जाए. अगर डिफेंडेंट कॉज शो कर देता है और या फिर अगर वो फर्निश कर देता है रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और एनी पोर्शन ऑफ इट हैज बीन अटैच्ड, या अगर डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी अटैच होगी या उसका कोई पोर्शन अटैच हो गया है एंड डिफेंडेंट ने जो है कॉज शो कर दिया या सिक्योरिटी फर्निश शो कर दी, तो ऐसी अटैचमेंट जो है वो विड्रॉ कर ली जाएगी. द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विड्रॉन और मेक सच ऑर्डर एज द कोर्ट थिंक्स फिट. So what is the mode of making the attachment? The attachment shall be made, जो भी आपको प्रोसीजर दिया हुआ है, in the attachment of property in execution of a decree. So where any claim is preferred to attachment to property attached before judgment, such claim shall be adjudicated upon in the manner that is provided for the adjudication of claim to property, जो भी आपको प्रोसीजर दिया हुआ है execution of the decree. So further, Rule 9 deals with, that is, removal of attachment when security furnished or suit dismissed. So this says that where an order is made for the attachment before judgment, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि अटैचमेंट को टू बी विड्रॉन अगर डिफेंडेंट फर्निश कर देता है सिक्योरिटी टुगेदर विद द कोस्ट फॉर द अटैचमेंट और व्हेन द सूट इज डिसमिस्ड. तो अगर सूट डिसमिस हो जाता है या डिफेंडेंट फर्निश सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करवा देता है, देन जो अटैचमेंट है वो क्या हो जाएगी, द कोर्ट ऑर्डर कर देगी दैट टू बी विड्रॉन. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उसने अटैचमेंट जो करवा ली है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर करवाई है,
देयर इज नो रीजन उसने जो है फ्रिवलस एप्लीकेशन फाइल की. So where in any suit in which an order of attachment of the property of the defendant has been obtained on insufficient grounds by the plaintiff, या फिर सूट जो प्लेंटिफ का है वो फेल कर गया एंड कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, देन व्हाट इज द रेमेडी दैट इज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट. रेमेडी क्या अवेलेबल है फिर ऐसे डिफेंडेंट को अगर प्लेंटिफ इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉपर्टी को अटैच करवाता है तो रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 95. तो डिफेंडेंट जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है एंड दैट कंपनसेशन शेल नॉट एक्सीड मोर देन 50,000 रुपीज. तो ही कैन क्लेम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 95 में रेमेडी प्रोवाइड की गई है इसके रिगार्डिंग. So there is an exemption that is given under attachment. This says nothing in this order shall be deemed to authorize the plaintiff to apply for the attachment of any agriculture produce. तो ऑथोराइज नहीं करेगा प्लेंटिफ को टू अप्लाई कि वो अटैचमेंट के लिए अप्लाई करे किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए इन द पोजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चरिस्ट और टू एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर द अटैचमेंट और द प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोड्यूस. So nothing in this order shall be deemed to authorize the plaintiff to apply for the attachment of any agriculture produce in the possession of agriculturist or to empower the court to order the attachment or production of such produce. So the court cannot order the attachment or production of any agricultural produce in possession of an agriculturist. So this is the exemption that is given under Rule 12. Now the next one is that is temporary injunctions and interlocutory orders that is dealt under Order 39. तो injunctions जो होती हैं that are of two kinds. Injunctions जो हैं वो दो तरह की होती हैं. One is permanent injunction. Another one is that is temporary injunction. तो एक permanent injunction होती है, एक होती है temporary injunction. तो परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है वो इंजंक्शन जो रिस्ट्रेन करती है एक पार्टी को फॉर एवर फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफाइड एक्ट. एनी पार्टी इज रिस्ट्रेन्ड. अगर कोई भी परमानेंट इंजंक्शन का मतलब क्या है जो पार्टी को रिस्ट्रेन कर रही है फॉर एवर फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफाइड एक्ट एंड दिस कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन द मैरिट्स एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज टू द सूट. एंड इसको जो है ग्रांट किया जा सकता है सिर्फ मेरिट्स पे ट्रायल के कंक्लूजन के टाइम दोनों पार्टीज को सुनने के बाद. दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 38 to 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमें इसके रिगार्डिंग दिया. दिस इज डेल्ट वेयर दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 38 to 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. वेयर एज जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये रिस्ट्रेन करती है एक पार्टी को टेम्परेरीली. This is restraining a party temporarily from doing a specified act. And this can be granted only until the disposal of the suit. And इसको grant किया जा सकता है only until the disposal of the suit और until the further orders of the court. जब तक कि कोर्ट further orders नहीं पास कर देती है. It is regulated under CPC under Order 39. तो CPC सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन से डील करता है. इट डज नॉट डील विद द परमानेंट इंजंक्शंस दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 38 to 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड दिस कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. तो रूल 1 में हमें जो है ग्राउंड्स दिए हुए हैं कौन से ग्राउंड्स के ऊपर टेम्परेरी इंजंक्शन को फाइल किया जा सकता है. तो वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज that any property in dispute in a suit is in the danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit. या फिर वो wrongfully sold हो गई है in execution of a decree. या फिर अगर डिफेंडेंट थ्रेटन करता है या इंटेंड करता है to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. या फिर अगर डिफेंडेंट थ्रेटन करे to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff. कि वो इंजरी करेगा प्लेंटिफ को या डिस्पोजेस कर देगा to any property that is in dispute in the suit. तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है द कोर्ट में माई ऑर्डर ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट या फिर और मेक सच ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग डैमेजिंग एंड एलिनिएशन सेल रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी.
and the court can thinks fit as the until the disposal of the suit or until the further order. So court can pass this at any stage of the suit until the disposal of the suit or until the further orders of the court. So there are certain principles. So before granting the injunction, the court must be specified regarding certain important facts. The court will see क्या कोई prima facie case है या नहीं. Second is the court will see whether this is causing any irreparable injury. Third one is the court will see the balance of convenience. So these are the three things that a court will consider before granting temporary injunction. This is dealt under a landmark judgment, that is Dalpat versus Prahlad. Court satisfied honi chahiye that there is a bona fide dispute that is raised by the applicant. एक bona fide dispute है जो applicant ने raise किया है. There is a strong case for trial which needs investigation and decision जो है वो merits पे होगा, and on the facts before the court there is probability of the applicant being entitled to the relief that is claimed by him. Irreparable injury का मतलब होता है, it means कि जो injury है वो material होनी चाहिए, which cannot be adequately compensated by damages, जिसको adequately compensate नहीं किया जा सकता है damages से. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि कोर्ट दोनों पार्टीज को देखेगी कि अगर कोर्ट ने इंजंक्शन नहीं ग्रांट की तो किसको क्या लॉस होगा. तो द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द कंपैरेटिव मिसचीफ, हार्डशिप और इनकन्वीनियंस which is likely to be caused to the applicant by refusing the injunction. So these are the three things before granting the injunction. The court must be satisfied regarding these three aspects. See, to grant temporary injunction, this is totally the discretionary power of the court. ये totally court की discretionary power है. Injunction to restrain repetition or continuance of breach. This deals with in any suit for restraining the defendant. Restrain करने के लिए defendant को from committing a breach of contract or other injury of any kind. चाहे compensation suit में claim की है या नहीं की है, the plaintiff may at any stage. Plaintiff किसी भी time पे, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after the judgment apply to the court को apply कर सकता है for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract. The court may by order grant such injunction on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, give security or otherwise as the court thinks fit. तो किसी भी सूट में रिस्ट्रेन करने के लिए डिफेंडेंट को फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, चाहे कंपनसेशन क्लेम की है या नहीं की है, प्लेंटिफ किसी भी टाइम पे जब सूट कमेंस हो जाता है ईदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है फॉर अ टेम्परेरी इंजंक्शन. इस चीज़ के लिए डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए, सो दैट कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना कर सके, और इंजरी कंप्लेंट ऑफ और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी दैट can likely arise out of the same contract. Now, what are the consequences of disobedience of injunction, breach of injunction? So, if the court has granted temporary injunction and party ने उसको breach कर दिया, the consequences are given under Rule 2. This says that in the case of disobedience of any injunction granted or other order made under Rule 1 or Rule 2, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कैन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है. तो कोर्ट में ऑर्डर द पर्सन गिल्टी ऑफ सच ओबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच्ड, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है कोर्ट, या फिर उसको डिटेन किया जा सकता है सिविल प्रिजन में फॉर मैक्सिमम 3 months. So he can be detained in civil prison for maximum 3 months or his property can be attached. बट अगर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है तो 1 साल से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके नहीं रखा जा सकता. बट अगर वो डिसओबीडियंस या ब्रीच कंटिन्यू करती है
अगर वो डिसओबीडियंस या ब्रीच कंटिन्यू करती है तो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है कोर्ट उसको सोल्ड कर सकती है। द प्रॉपर्टी अटैच्ड मे बी सोल्ड एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है कंपनसेशन जो भी कोर्ट को ठीक लगती है टू द इंजर्ड पार्टी and shall pay the balance if any to the party entitled thereto. So no attachment made under this rule shall remain in force। 1 साल से ज़्यादा जो है अटैचमेंट नहीं रहेगी, कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर ब्रीच स्टिल कंटिन्यू करती है तो कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को सेल कर देगा एंड जो भी उससे नेट प्रोसीड बचेगा कोर्ट जो है वो पार्टी को पे कर देगा एंड रेस्ट जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी गिवन टू द पार्टी। सो एज ए कंपनसेशन द कोर्ट विल पे दैट। Before granting injunction, court to direct notice to the opposite party। इंजंक्शन एप्लीकेशन को अलाउ करने से पहले कोर्ट जो है ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देगा। सो कोर्ट शेल इन ऑल द केसेस, सारे केसेस में दिस इज मैंडेटरी बट देयर इज एन एक्सेप्शन गिवन टू दैट। द कोर्ट कैन, अगर कोर्ट को लगता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले, तो वहां पे कोर्ट जो है नोटिस, बिना नोटिस दिए ऑपोजिट पार्टी को द कोर्ट कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। अदरवाइज द कोर्ट हैज टू गिव द नोटिस बिफोर granting the injunction application। So direct notice of the application for the same to be given to the opposite party। This says that provided that where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, अगर प्रपोज हुआ है कि टू ग्रांट एन इंजंक्शन बिना नोटिस दिए ऑपोजिट पार्टी को तो कोर्ट रीजंस को रिकॉर्ड करेगी इन फॉर इट्स ओपिनियन द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग द इंजंक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले एंड एप्लीकेंट को कहेगी टू डिलीवर टू द ऑपोजिट पार्टी या फिर उसको सेंड करने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ग्रांटिंग द इंजंक्शन। साथ में कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन, उसके साथ एक एफिडेविट लगाया जाएगा, प्लेन की कॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स साथ में जो है अटैच की जाएंगी। तो कोर्ट कैन ऑल्सो ग्रांट एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंजंक्शन का वो डिफीट हो जाएगा डिले से। बट अगर ऐसा होता है देन द कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डूइंग सो। Court to dispose of application for injunction within 30 days। So where an injunction has been granted, अगर कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दी बिना नोटिस दिए ऑपोजिट पार्टी को, then the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days। तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट फाइनली डिस्पोज ऑफ करेगी एप्लीकेशन को 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंजंक्शन was granted। And where it is unable to do so, it shall record the reasons for such inability। एंड अगर कोर्ट ऐसा नहीं कर पाई then the court will record the reasons for such inability। So once the court has ordered injunction that can be discharged, varied or set aside, this is dealt under Rule 4। So any order for injunction may be discharged, varied or set aside by the court on application made thereto by any party that is dissatisfied by such order। So if any party is dissatisfied by the order, तो कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर सकती है इंजंक्शन को, वेरी कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है एप्लीकेशन पे। दिस सेज दैट इफ एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन ऑन एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में टेम्परेरी इंजंक्शन की या एफिडेविट में जो एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है पार्टी ने नोइंगली, उसको पता था, उसने कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है किसी मटेरियल पर्टिकुलर के रिगार्डिंग and injunction को grant किया गया without notice to the opposite party that we have studied in Rule 3। तो अगर बिना नोटिस दिए ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट ने इंजंक्शन को ग्रांट कर दिया एंड पार्टी को पता था, उसने जानते हुए भी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है, then the court shall vacate the injunction unless for reasons to be recorded it considers that it is not necessary to do so in the interest of justice। देन द कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी इंजंक्शन को अनलेस कि कोर्ट को लगता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड कि ये जरूरी नहीं है करना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। बट फर्दर दिस सेज दैट वेयर द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन हैज बीन पास्ड, अगर जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो पास किया गया आफ्टर गिविंग टू द पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, तो ऑर्डर को कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करेगी, ना ही वेरी करेगी, ना ही सेट असाइड करेगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पार्टी, एक्सेप्ट
अगर ऐसा डिस्चार्ज वेरिएशन या सेटिंग असाइड ज़रूरी है बाय अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, या फिर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट द ऑर्डर हैज़ कॉज्ड अनड्यू हार्डशिप टू दैट पार्टी, और unless the court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party. Rule 5 deals with an injunction directed to a corporation is binding not only to the corporation itself but also on all the members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain. तो अगर कोर्ट ने इंजंक्शन डायरेक्ट की है किसी कॉरपोरेशन पे, वो ना ही सिर्फ कॉरपोरेशन पे बाइंडिंग है बट ऑल द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन जिसका पर्सनल एक्शन दे सीक टू रिस्ट्रेन. नाउ लाइक वी हैव सीन इन ऑर्डर 38 कि अगर कोई प्लेंटिफ जो है इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉपर्टी को अटैच करवा देता है तो उसकी रेमेडी सेक्शन 95 में दी हुई है. सिमिलरली अगर किसी सूट में in which the order of temporary injunction has been obtained by the plaintiff ने ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया किसी इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे, या फिर जो प्लेंटिफ का सूट है वो फेल कर गया, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि उसने कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था और प्रोबेबल ग्राउंड नहीं था सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, देन कोर्ट जो है डिफेंडेंट को कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है that is not exceeding 50,000 rupees. This is also given under section 95. So let's just have a reading to section 95 once. So this is section 95. This says compensation for obtaining arrest, attachment or injunction on insufficient grounds. So where in any suit in which an arrest attachment has been affected or a temporary injunction granted under the last preceding section, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for insufficient grounds, or the suit of the plaintiff fails and it appears to the court कि कोई reasonable या probable ground नहीं था उसको इंस्टीट्यूट करने के लिए, the defendant जो है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है and court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount that should not exceed 50,000 rupees as it deems reasonable compensation to the defendant for the expense or injury caused to him, provided that the court shall not award under this section an amount exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. So this is the remedy that is provided to the defendant under section 95. So further sections will further orders ki revision will do that in the next lecture. So before I end this lecture, there is a batch that has started on Unacademy on 20th of December. This is the rapid revision batch for UP and Chhattisgarh Judiciary. You can just join this batch by using this code. Link आपको description box में मिल जाएगा, and you can get 10% off on Unacademy's Judiciary subscription. And these are the educators that are taking the classes. So ये batch 20th को ही start हुआ है, 3 months का ये batch है. So like the notifications are out. So this is special batch for these 2 states. If you want, अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, दिस इज़ द प्रारंभ बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 months का ये बैच है. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of December. You can just join this batch by using the same code. This is another batch that has started on 17th of December. 3 months का ये बैच है. Again by using this code you can get 10% off. तो along with the अगर आप थ्योरी की क्लासेस को ज्वाइन करते हो, you get all these test series. In plus you have the access to this, and in Iconic you have the access to all this. प्लस में आपके पास एक्सेस सिर्फ इसका है.
आइकॉनिक में आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सेस है। सो इफ़ यू अगर आपको एवरी 15th ऑफ द मंथ जो है ये टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम ऑन एवरी 15th ऑफ एवरी मंथ आपको सबमिट करवाना होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ द लॉन्च। बट इफ़ यू आर आइकॉनिक मेंबर देन आप उसको सबमिट करवा सकते हो विद इन 7 डेज़ ऑफ द टेस्ट लॉन्च। तो इफ़ यू अप्लाई द कोड, अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर, किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो है, दिस इज कमिंग सून, यू कैन जस्ट जॉइन दिस। So thank you so much learners, I'm just ending the session here only.